Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 7 and we are discussing domain 3, legal issues, contracts and electronic discovery. Legal issues और contract हम पिछले lecture में discuss कर चुके हैं. This lecture will be dedicated to electronic discovery. So objectives of lecture 7, discussing about electronic discovery process, concerned with electronic discovery, Office 365 की discovery options को भी हम देखेंगे and then we will do a couple of questions on domain 3. So सबसे पहले definition. E-discovery या electronic discovery इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्ट करने का एक प्रोसेस या तरीका है जो सिविल या क्रिमिनल केस की लीगल प्रोसीडिंग के लिए किया जाता है. इस ज़िमन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी रिकवरी मॉडल को हम डिस्कस करेंगे. इस मॉडल से आपको एक कंसेप्चुअल व्यू मिल जाएगा ई डिस्कवरी प्रोसेस का. ई डिस्कवरी प्रोसेस जिसको ईडीआरएम प्रोसेस भी कहते हैं. सो ईडीआरएम प्रोसेस में 5 की स्टेप्स होते हैं. These are the 5 key steps: identification, preservation, collection, review and analysis, then production. पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन. इस स्टेप में ई डिस्कवरी रिक्वेस्ट की बुनियाद या रिक्वायरमेंट पर, यानी कि जो भी ई डिस्कवरी की रिक्वेस्ट होगी या रिक्वायरमेंट होगी जो किसी लीगल इंस्टीट्यूशन से, जो किसी कोर्ट से आप तक आएगी, उसकी बुनियाद पर आप रिलेवेंट डेटा खोजते हैं अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशन में, अपने हार्ड डिस्क में, जहाँ जिसके बारे में भी डिस्कवरी का रिक्वेस्ट आपके पास आया है, उसको खोजते हैं, उसको लोकेट करते हैं, उसको टैग करते हैं. यह है आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन. इस स्टेप्स में आप डिजिटल एविडेंस को सेफगार्ड करते हैं और आपको ये इंश्योर करना होता है कि वो टैम्पर या डिस्ट्रॉय ना हो. प्रिजर्वेशन इंश्योर करना लाजिम होता है आपके लिए अगर आपके पास ई डिस्कवरी की रिक्वायरमेंट आई है या कोई रिक्वेस्ट आई है. नेक्स्ट है कलेक्शन. इन दिस स्टेप all relevant digital evidences will be collected and prepared for processing and analysis. Next है review and analysis. इस स्टेप में लीगल काउंसिल, जो भी आपका लीगल काउंसिल होगा, वो आपके साथ इन्वॉल्व होता है और वो चेक करता है कि आपने ई डिस्कवरी रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया है या नहीं. नेक्स्ट है प्रोडक्शन. फाइनली डिजिटल एविडेंस को कोर्ट या अपोजिंग काउंसिल की रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में आपको डिलीवर करना होता है. ई डिस्कवरी इज सिमिलर टू डिजिटल फॉरेंसिक, लेकिन ई डिस्कवरी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? क्योंकि इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अनलाइक डिजिटल फॉरेंसिक. नाउ कंसर्न विद ई डिस्कवरी. ये 3 मेन कंसर्न है ई डिस्कवरी के साथ: पोजीशन, कस्टडी एंड कंट्रोल ओवर सिस्टम एंड डेटा, cooperation and communication between cloud service provider and customer, and then responding to subpoena or search warrant. Possession, custody and control over system and data थोड़ा टफ होता है क्लाउड के केस में. क्यों? क्लाउड इन्वायरमेंट में एविडेंस को हासिल करना, उसकी कस्टडी वगैरह लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होता है. फुल इंफ्रा पर आपका कंट्रोल नहीं होता है. जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपके रिलीज़ करने पर या सिस्टम शटडाउन करने के केस में वो किसी और को एलोकेट हो जाता है. इसलिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच पहले ही ये तय हो जाना चाहिए, वो एग्रीमेंट हो रहा होता है कि अगर ई डिस्कवरी की कोई रिक्वायरमेंट आती है या ई डिस्कवरी का कोई केस बनता है, तो उस हालत में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को क्या डाटा प्रोवाइड कर सकता है और क्या नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर.
कस्टमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट होता है, खासकर ई डिस्कवरी के केस में। इसलिए दोनों में कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू सिप्योना और सर्च वारंट। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर ई डिस्कवरी की रिक्वेस्ट या नोटिस या वारंट आती है, तो उसको रिक्वेस्ट या नोटिस को सबसे पहले वैलिडेट करना हो चाहिए कि ये सही रिक्वेस्ट है या नहीं है, और फिर कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए जिसके अगेंस्ट या जिससे रिलेटेड ई डिस्कवरी की रिक्वेस्ट आई है लीगल इंस्टीट्यूशंस या कोर्ट की तरफ से, ताकि उसको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए खुद को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद जो भी एजेंसी है, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ई डिस्कवरी की रिक्वेस्ट भेजी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, वो क्लाउड कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करना होता है लीगल इंस्टीट्यूशन को या कोर्ट को। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 ई डिस्कवरी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आप देखेंगे एक ई डिस्कवरी का फीचर है, लेकिन आपको जानना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सब्सक्रिप्शंस आते हैं। बेसिक सब्सक्रिप्शंस भी हैं, कुछ एंटरप्राइज लेवल के सब्सक्रिप्शन भी हैं। तो ये जो फीचर है वो ऑफिस 365 के E3 या E5 सब्सक्रिप्शन के साथ ही आएगा। यानी आपके पास E35 या E3 का या E5 का लाइसेंस होगा, तभी आपको ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट के एडमिन सेंटर में दिखेगा। ई डिस्कवरी, माइक्रोसॉफ्ट का जो ई डिस्कवरी है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है that which is used to perform search on Office 365 mailboxes, Office 365 groups, SharePoint Online and Microsoft Team। आप मेल बॉक्सेस को जिस पर आप ई डिस्कवरी कर रहे हैं या शेयर पॉइंट की साइट्स को आप होल्ड पे डाल सकते हैं। इवन व्हाट यू सर्च थ्रू ई डिस्कवरी कैन बी पुट ऑन होल्ड टू यूज फॉर फ्यूचर यूज। अब आपको ई डिस्कवरी का ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है? यू नीड टू हैव परमिशन ऑफ ई डिस्कवरी मैनेजर रोल ग्रुप। आपका जो अकाउंट है जिससे आप ई डिस्कवरी फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, उसको ई डिस्कवरी मैनेजर रोल ग्रुप, एक ग्रुप होता है ऑफिस 365 में, उसका उस ग्रुप के आप मेंबर होंगे, तभी आपको ये एक्सेस कर पाएँगे। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस 365 का जो ई डिस्कवरी है, उसमें उसके कुछ स्टेप्स हैं। कुल मिला के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, मतलब ई डिस्कवरी से पहले, केस क्रिएट करने से पहले जो स्टेप है वो पहला है कि आप एडमिन सेंटर के सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सेंटर में जाएँगे। वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, आप वहाँ पे क्रिएट ई डिस्कवरी पे क्लिक करेंगे। ई डिस्कवरी पे क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट ए केस करेंगे। क्रिएट ए केस में आप इस तरह का नाम, आपसे वो नाम पूछेगा, क्या नाम डालना चाहते हैं आप इस केस का, उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप। तो ये पहला हुआ। नेक्स्ट हुआ आपका वही ग्रुप जो मैंने बताया अभी आपको कि ई डिस्कवरी मैनेजर रोल ग्रुप, तो इसमें आपको ऐड किया जाएगा। आपको अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को यहाँ ऐड करेंगे जो कि ई डिस्कवरी का केस देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है, पहला क्या आप देख रहे हैं, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, फिर आप लोकेशन, किस लोकेशन से आप ई डिस्कवरी करना चाहते हैं, यानी किस लोकेशन से का आपको डेटा चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक्सचेंज मेल बॉक्स है, शेयर पॉइंट साइट्स है, एक्सचेंज पब्लिक फ़ोल्डर्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जब आप उसको एक्सेस करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप लोकेशन, यानी कि आप जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कर रहे हैं, शेयर पॉइंट पे कर रहे हैं या मेल बॉक्सेस पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद आपको कंटेंट सर्च करना है। जैसे मैं बोलूँ क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड सर्च करना है।
आपको आप यहाँ पे आप यहाँ कोई कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है? कीवर्ड क्या हो सकता है? आप सर्च करेंगे कंटेंट, क्रेडिट कार्ड डाल दिया आपने या क्रेडिट कार्ड के अलावा आप डाल सकते हैं आप यहाँ पे मतलब क्या उसको कहते हैं कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास ईमेल आईडी से किसी ख़ास ईमेल आईडी के बीच का कम्युनिकेशन हो, आप वो मेंशन करना चाहते हैं, किसी ख़ास डेट के दौरान हो, वो सब आप यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। स्पेसिफ़ाई करेंगे, आपका कंडीशन हो गया, भाई फलाँ ईमेल आईडी से फलाँ ईमेल आईडी पर मेल इस डेट से इस डेट के बीच में गया है, जिसके अंदर ये वर्ड्स है या जो भी है इस तरह के आप जो भी कंडीशन डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको कंडीशन डालने के, वो आप यहाँ डालेंगे। डालने के बाद आप रिव्यू योर सर्च करेंगे, जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कंडीशन डाला है बेस्ड ऑन योर कंडीशन, डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। अब उस डेटा के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे पीएसटी फॉर्मेट में। आप जानते हैं पीएसटी फॉर्मेट यूज़ होता है ऑफ़िस आउटलुक का जो फॉर्मेट होता है जिसपे आप बाद में ऑफ़लाइन ईमेल चेक कर सकते हैं। पीएसटी फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर लेंगे या तो फिर उसको आप होल्ड पे डाल देंगे। होल्ड पे डालने का मतलब है कि आपने डेटा देख लिया और उसको होल्ड पे डाल दिया। नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट कि मुझे अगली बार फिर से वही डेटा चाहिए, तो आपको दोबारा सर्च क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। आप उसी डेटा को आप देख सकते हैं फ्यूचर में, और अगर आप चाहेंगे उसको होल्ड पे डालना, आप उसको होल्ड पे डाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के 5 ऑप्शंस हैं। क्रिएट ई डिस्कवरी केस, आप ई डिस्कवरी केस क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप ऐड यूज़र करेंगे ई डिस्कवरी केस में जो मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद आप लोकेशन सर्च करेंगे, कौन से लोकेशन मेल बॉक्स पे करना है, टीम पे करना है, कहाँ पे आपको ई डिस्कवरी करना है, वो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके कीवर्ड्स होंगे, आप जो कंटेंट सर्च करना चाहते हैं, वो कंटेंट कंडीशंस वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको उस पे एक्शन लेना है या आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, आप होल्ड करेंगे। एक्सपोर्ट करना है तो पीएसटी फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होल्ड करना है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा ई डिस्कवरी। इसके अलावा ई डिस्कवरी के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बहुत ही पॉपुलर टूल है डिस्कवरी का, रिलेटिविटी। उसके अलावा एक और है एवरलॉ। अगर आपको और कुछ जानना है मतलब और डेप्थ में जानना है डिस्कवरी के बारे में, तो आप एवरलॉ या रिलेटिविटी वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालाँकि सीसीएसके के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सीसीएसके के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डिस्कवरी क्या है, उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए ई डिस्कवरी केसेज़, अगर आपको ई डिस्कवरी केस में अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि दुनिया के कुछ बड़े-बड़े डिस्कवरी केसेज़ क्या हुए, उनका क्या-क्या मामला था, तो वो सब आप यहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा अ, डेटाबेस है, ediscoverylawcom करके आप यहाँ जाएँगे, तो बहुत सारे आपको ई-डिस्कवरी के केसेज़ मिल सकते हैं। इसी तरीके से और भी डेटा आपको अवेलेबल है ई-डिस्कवरी के केस में, अगर आप इस पे मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो। तो हमने डिस्कस कर लिया ई-डिस्कवरी, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िस 365 ई-डिस्कवरी को हमने डिस्कस किया, जिससे हमें ई-डिस्कवरी के बारे में और क्लैरिटी मिल गई। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अंडर द न्यू ईयू डेटा प्रोटेक्शन रूल, डेटा डिस्ट्रक्शन एंड करप्शन ऑफ पर्सनल डेटा, जो यूरोपियन यूनियन का जो नया डेटा प्रोटेक्शन रूल है, लाइक जीडीपीआर, उसके अंदर डेटा डिस्ट्रक्शन और करप्शन यानी डेटा का डिस्ट्रॉय होना या उसका करप्ट होना यानी पर्सनल डेटा का क्या कहलाता है, और उस हालत में क्या आपको एक्शन लेना होगा। पहला ऑप्शन है डज़ नॉट अट्रैक्ट एनी एडिशनल पेनल्टी, यानी अगर डेटा डिस्ट्रक्शन या करप्शन का केस है तो उससे आपको कोई पेनल्टी वल्टी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट क्या है, डज़ नॉट नीड नोटिफिकेशन बट सीएसपी इज़ लीगली लायबल, कोई नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उस पर लायबल होता है। थर्ड क्या है, आर कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ डेटा ब्रीच एंड रिक्वायर नोटिफिकेशन, ये एक तरीके का डेटा ब्रीच माना जाता है और इसमें आपको नोटिफाई नोटिफाई करना ज़रूरी होता है। अगला है डू नॉट
गारंटी डैमेज दैट कैन क्लेम बाय क्लाउड कस्टमर। यानी कि इस तरह के डिस्ट्रक्शन से कोई डैमेज की गारंटी नहीं होती है और इसलिए क्लाउड कस्टमर जो है वो किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसमें जो आंसर है वो आंसर होगा आर कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ डेटा ब्रीच एंड रिक्वायर नोटिफिकेशन। यानी कि अगर ये जो ईयू का जो नया डेटा प्रोटेक्शन रूल है उसके अनुसार उसके मुताबिक डेटा डिस्ट्रक्शन या करप्शन जो है वो एक तरीके का डेटा ब्रीच माना जाता है और जहाँ डेटा ब्रीच होगा वहाँ आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। सो आंसर वुड बी थर्ड वन। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, विच रेगुलेशन अफेक्ट्स डेटा कंट्रोलर विथ बिजनेस इन जापान। यहाँ पर मेन कीवर्ड क्या है, जापान। देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्राइवेसी लॉज का डिस्क नाम है। इसमें जीडीपीआर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है जापान से। नेक्स्ट है प्राइवेसी एक्ट 1988, अगेन ये रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। देन है पिपेडा, ये कनाडा का प्राइवेसी लॉ है। और अब बचता है एपीपीआई, एक्ट ऑन पर्सनल, क्या क्या बोलते हैं इसको, एक्ट ऑन पर्सनल, सॉरी, एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, एपीपीआई, एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये है जापान का लॉ। तो आंसर होगा एपीपीआई। तो इसी के साथ शुक्रिया आपका। डोमेन 3 हमने कंप्लीट कर लिया। We will discuss about domain 4 in the next lecture. Till then,